नमस्कार मेरे सभी प्यारे दोस्तों को। आज हम अपना 7th क्लास का 6 चैप्टर कवर अप करेंगे। जो इसके पहले के 5 चैप्टर है वो हम कवर अप कर चुके हैं। ठीक है, हमारा जब 6 चैप्टर हो जाएगा हम साथ ही इसकी समरी और नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे भाई, अमेजन बेसन में लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, जलवायु कैसी है वहाँ की, भाई वर्षण कैसे होता है, भाई वर्षावन की निवासी हैं। ठीक है, और भाई उसके बाद फिर हम गंगा ब्रह्मपुत्र बेसन में जीवन कैसा, वहाँ पे लोग कैसे रहते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे कौन से जीव पाए जाते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपना। चलो, मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। ठीक है, चलो ये कुछ नहीं है भाई, ये तो ये बताया हुआ है कि भाई हमारे जो अलग अलग देश हैं, जहाँ पे गर्म देश है वहाँ पर हम कैसे कपड़े डालते हैं, जहाँ पे ठंडे देश है वहाँ पे कैसे कपड़े डालते हैं, वहाँ के पहराव में फ़र्क आ जाता है। चलो पहले स्टार्ट करते हैं अमेजन बेसन में जीवन। अमेजन बेसन के विषय में जानने से पहले मानचित्र 6.2 को देखें जो नीचे। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। जो हमारे उष्णकटिबंधीय है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, उसके बाद उपोष्ण आते और उसके बाद शीत। ठीक है, तो हमें इसको पता होना चाहिए, मैं पहले कर चुके हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर एवं 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरते हैं। ध्यान दें कि यह पश्चिम में पर्वत से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। ठीक है भाई, ये पश्चिम से निकलती है और पूर्व में अंध महासागर में जाके मिलती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ठीक है भाई, दूसरी नदी से। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भाग से अपवाहित होती है। भाई ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि भाई अमेजन बेसन जो अमेजन नदी है वो कहाँ कहाँ से बहती है या उसका कहाँ कहाँ पे प्रभाव है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका, आप इसको ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, जब स्पेन के अन्वेषकों ने, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं भाई इसका नाम कैसे पड़ा। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेडगियर एवं घास के स्कर्ट्स पहने हुए स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोम साम्राज्य के ओमनजोस नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी। इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। ठीक है भाई, ये देख लीजिए कहाँ कहाँ से बहती है भाई, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, यूयाना, ठीक है, बोलीविया, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलो आगे भाई। अब हमारा आता है यहाँ की जलवायु कैसी है यहाँ। ठीक है, जैसा कि अब आप जानते हैं अमेजन बेसन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय में, यहाँ का मौसम दिन और रात लगभग दोनों ही समय में आदर्श होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आदर्श अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आदर्शता वैसी रहती है, क्योंकि चिड़चिड़ा जो हमारा मन रहता है चिड़चिड़े मौसम के कारण, तो वो। ठीक है, वर्षावन। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर संघनन वन उग जाते हैं, ज़्यादा वन होते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, अगर वो ज़्यादा वर्षा होगी तो वन इतने घने हो जाते हैं कि भाई दिन में जो सूर्य ये जो पत्तियों से छत बना लेते हैं और दिन में सूर्य प्रकाश इनकी जो धरातल है वहाँ तक भी नहीं पहुँच पाता। ठीक है, यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता होती है। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमाइड पैदा होते हैं। ये आपसे पूछा जाता है भाई जो अमेजन बेसन है वहाँ पे कौन से पेड़ होते हैं, तो आर्किड एवं ब्रोमीलाइड। ठीक है, वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है। ठीक है, टुक्कन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी वाले मकाकों एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर, स्लॉथ एवं चींटी खाने वाले टैपुर,
भी यहाँ पाए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है भाई टुक्कन क्या होता है, भाई टैपुर क्या होता है, इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसके लिए प्रिपेयर रहें। ठीक है, टैपुर भी है। सांप एवं सिरसर की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़ों भी इस बेसन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरियाना, ये भी पूछा जाता है, पिरियाना मत्स्य समेत मछलियाँ की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में पाई जाती हैं। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसन असाधारण रूप से समृद्ध है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है ब्रोमोलाइड क्या है। ब्रोमोलाइड है ना, वो एक विशेष प्रकार का पौधा जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पैकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। ठीक है, आगे चलो भाई। वर्षावन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदियों में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं। वे मुख्यतः टिपियोका, अनानास एवं शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली यहाँ शिकार मिलना अनिश्चित होता है। ठीक है भाई, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कतन एवं दोन पत्ती का प्रयोग करते हैं। इनका मुख्य आहार मिनियोका है, जिसे कसावा भी कहते हैं। इनका ये क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, जो अमेजन बेसन उनका मुख्य आहार क्या है। उनका मुख्य आहार है मिनियोका, जिसे कसावा कहा जाता है, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी, मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। तो आपको भाई ये समझ लिए कतन एवं दहन कृषि क्या होती है। कतन एवं दहन कृषि करने वाले वृक्ष मतलब पत्ती होती है। जैसे कुछ टाइम के लिए लोग कहीं पे खेती करते हैं, उसके बाद जब वहाँ की मिट्टी में प्रचुरता कम हो जाती है ना, वहाँ पे फसल उगनी कम हो जाती है, तो वह उसको छोड़ के फिर और कहीं पे अब पहले पेड़ पौधे काटते हैं, उसके बाद उसको जलाते हैं। जो राख होती है वो उनका खाद का काम करती हैं। फिर उसके बाद वो वहाँ पे खेती करते हैं। फिर वो दोबारा फिर जब वहाँ पे मिट्टी में फसल कम उगनी स्टार्ट हो जाती है, फिर वो आगे चले जाते हैं। ऐसे इसको कतन एंडोदेन पत्ती कहते हैं। ठीक है, चलो आगे। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्तों के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिसकी छत 13 डाल वाले होते हैं। अगर वर्षा ज़्यादा हुई तो उधर 13 डाल वाली छत चाहिए। ठीक है, अमेजन बेसन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मात्र एकमात्र मार्ग था, उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया जा सकता है। जहाँ पे भाई हम इसके द्वारा नहीं जा सकते, तो हम हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज के द्वारा जा सकते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकालकर एक नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। ठीक है, विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसन के वर्षावन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होते हैं। वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है एवं संघनन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। ठीक है भाई, ये जो अपनी कतने दोन पत्ती उसके कारण। ठीक है, अब आता हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसन में जीवन। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसन का निर्माण करते हैं। यह बेसन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है, क्योंकि गंगा और ब्रह्मपुत्र अपने इंडिया में, और इंडिया है ना जो वो उत्तरी ध्रुव में आता है। ठीक है, घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी गंगा की सहायक नदियाँ हैं एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। ठीक है, इसमें प्रभावित होती है। एटलस की सहायता पर ब्रह्मपुत्र की कुछ नदियाँ, चलो ये आगे देखते हैं भाई। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान पर्वत एवं हिमालय की गिरिपात तथा सुंदरवन डेल्टा। ये देख लीजिए भाई कहाँ से स्टार्ट होती है अपनी गंगा, ऊपर से आती है और यहाँ पे बहती हुई जो ये साथ में है चंबल, गंडक और कोसी नदी। जो हमारे ब्रह्मपुत्र वो चीन तिब्बत से आके फिर उधर से जो म्यांमार बोल रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर से भी उधर से आके फिर दोबारा भारत में एंट्री करते हैं और बांग्लादेश से बंगाली खाड़ी में गिरती है। ठीक है,
इस बेसिन की मुख्य विशेषता है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झीलें पाई जाती हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। ठीक है, जो हमारी जनवरी फरवरी में शीत और अप्रैल मार्च मई में यहाँ पे गर्मी होती है, और जो हमारे जो जून से सितंबर तक वर्षा होती है। ठीक है, बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। यहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है ना, जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे समतल एरिया पर ज़्यादा लोग निवास करते हैं, और यहाँ पे हमारे खेती करने के लिए ज़्यादा साधन और अच्छी उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, चलो आगे। यहाँ की मुख्य फसल दो धान है ना, यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। ठीक है भाई, यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा हैं। गन्ना एवं जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं यहाँ पे। ठीक है, मैदान के कुछ क्षेत्र में केले के बागान भी देखे जाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। ठीक है, बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़े का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढाल वाले पर्वतों एवं पहाड़ों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। वेदिकाएं मतलब जैसे सीढ़ी नुमा हम खेती करते हैं ना, जब हम हिमाचल साइड में जाए उधर सीढ़ी नुमा खेती होती है, उसे वेदिका फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, विभिन्न भूआकृतियों के अनुसार वनस्पतियों में विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। ठीक है, जो डेल्टा ना हमारा वो मैंग्रोव वन वो होते हैं जो भी खारे पानी में जो रहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भाग में चीड़, देवदार एवं फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। ऐसे पूछ लिया जाता है भाई जो हमारे चीड़, देवदार और शंकुधारी जैसे वृक्ष हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, वो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र बेसिन में पाए जाते हैं। ठीक है, चलो आगे। अब बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, एक सिंग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदान में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर एवं मगर पाया जाता है। ये पूछ लिया जाता है भी डेल्टा क्षेत्र में क्या क्या मिलता है, में बंगाल टाइगर मिलता है। ठीक है, नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछली की सबसे लोकप्रिय प्रजाति। ये जो रोहू, कतला एवं हिल्सा है ना, ये मछली की प्रजाति है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। ठीक है, ये साथ में देखिए भाई राइट साइड में वेदिका का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए किया जाता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो। ठीक है भाई, ये देख लीजिए ऐसे सीढ़ी नुमा होता है। अभी इसी को देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के अलावन जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में शिशु कहते हैं। ठीक है, ये हमें जल की शुद्धता को बताती है कि इसमें ये सिर्फ 11 जल में होती है। ठीक है, कहा जाता है कि शिशु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर औपचारिक औषधि एवं शहरी गंदे इन प्रजातियों को नष्ट कर देते हैं। ठीक है, देख चलो ये कुछ नहीं है भाई। अच्छा, ये लेफ्ट साइड में देखिए आप, सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन का प्रारंभ किया था। ठीक है भाई, अपने भारत को साफ करने के लिए। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर एवं कस्बे स्थित हैं। जैसे ये पूछ लिया जाता है निष्कर्ष टाइम में कौन कौन से शहर हैं, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एवं कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है, जिससे नदी प्रदूषित होती है। ठीक है, बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाके के लोग सड़क एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं। नदी के तटीय क्षेत्र में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन। यही पूछा जाता है अभी कोलकाता कौन सी नदी पे है,
ये हुगली नदी पे, ये क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। ठीक है, हमारे 4 रेल मार्ग। अब देखिए इधर भाई लेफ्ट साइड में, गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया। गंगा को साफ करने के लिए मैं नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया था। ठीक है भाई। पर्यटन इस बेसन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, ये हम आगे पढ़ेंगे, लखनऊ का इम्बामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभियान तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसे कई दर्शनीय स्थल स्थित हैं। ठीक है, चलो अभी आगे हम अब इस चैप्टर के क्वेश्चन कर लेते हैं। तो भाई हमारा पहला है टुक्कन क्या है। टुक्कन एक पक्षी है। ठीक है, मनयोका कहाँ का प्रमुख भोजन है, बताओ भाई। मनयोका मेजन बेसन का प्रमुख भोजन है। कोलकाता किस नदी के तट पर है, ये भाई मैंने बताया था, बहुत जरूरी, हुगली नदी। देवदार एवं फर किसके प्रकार हैं, ये है भाई शंकुधारी वृक्ष के। फिर बंगाल टाइगर कहाँ मिलता है, तो बंगाल टाइगर कहाँ पे मिलता है, बताओ, डेल्टा क्षेत्र में। ठीक है, तो हमारे इसके एमसीक्यू वो हो गए हैं, और हम जो इसके नोट्स और जो समरी है वो हमारे टेलीग्राम से प्रिपरेशन विद मी में डाल देंगे, और आप वहाँ से कर लीजिए। ठीक है, धन्यवाद जी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।